चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने अनिकेत यूट्यूबर चैनल में। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो फिर लाए हैं। आज हम आपको बताते हैं हमारे सीआरपीसी में हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण में युक्तियुक्त वर्गीकरण की छूट समझाइए। या ऐसे भी आ सकता है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण के अधिकार में निर्णीत वादों की सहायता से समझाइए। सभी साथियों, ये क्वेश्चन एलएलबी के थर्ड सेम सीआरपीसी में दिया गया है, तो यह आपकी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए जानते हैं विधि शासन। विधि शासन क्या होता है? डाइसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले विधि शासन के अर्थों की विवेचना की है। यह विवेचना इंग्लैंड संविधान के संदर्भ में है, लेकिन भारत के संविधान पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। डाइसी के मुताबिक विधि शासन के 3 अर्थ हैं जो निम्न प्रकार से हैं। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा। हर व्यक्ति भले ही किसी भी पद या अवस्था में हो, देश की सामान्य विधि की अधीन ही होगा तथा सामान्य न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा। संविधान के सामान्य सिद्धांत जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और सार्वजनिक सम्मेलन का अधिकार आदि ऐसे अधिकार हैं जो न्यायिक फैसले के परिणाम हैं, जो अदालत के सामने के विशिष्ट मामले में निजी व्यक्तियों के अधिकारों के निर्धारण में दिए गए हैं। दूसरा, विधि शासन विधि की श्रेष्ठता की स्वीकृति है। इंग्लैंड में सारे लोग समान रूप से एक तरह के कानून के अधीन होते हैं। वहाँ शासन और शासित दोनों ही विधि के अधीन होते हैं। इंग्लैंड में अदालतों का क्षेत्राधिकार संसद के किसी अधिनियम को अवैध घोषित करने तक विस्तृत नहीं है, पर राज्य का शासकीय कार्य न्यायिक क्षेत्र के भीतर होता है। इस कारण यह है कि वहाँ की संसद सर्वोच्च है और लिखित संविधान नहीं है। अमेरिका में न्यायिक उच्च श्रेष्ठ है क्योंकि वहाँ का विधानमंडल और शासन न्यायिक उच्चता के अधीन उसी तरह हैं जैसे कार्यकारिणी विधि के अधीन हों। लेकिन भारत में न्यायिक और संसदीय उच्चता की संधि के आधार पर शासन होता है। विधायन कार्य भी न्यायिक क्षेत्र के भीतर होते हैं। जब तक संविधान में संशोधन ना हो जाए तब तक ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि विधि शासन की वही आत्मा हमारे संविधान के तृतीय भाग में व्याप्त है, लेकिन आधारभूत अंतर यह है कि भारत में लोगों के मूल अधिकार एक लिखित संविधान के परिणाम हैं, न कि न्यायपालिका के फैसले के जैसा कि इंग्लैंड में हैं। पुलिस कमिश्नर दिल्ली बनाम रजिस्ट्रार दिल्ली उच्च न्यायालय के विवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अभियुक्त का उचित परीक्षण नहीं हो रहा है तो अनुच्छेद 21 विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में उसका परिरक्षण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। मतलब अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का अभिप्राय व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता स्थापित किए जाने से नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जन्म, मूल वंश आदि के आधार पर व्यक्तियों के मध्य विशेष अधिकारों तथा कर्तव्यों को प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। डॉक्टर जेनिंग्स के मुताबिक विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यह है कि समान विधि होनी चाहिए तथा वह समान रूप से लागू की जानी चाहिए और एक प्रकार से व्यक्तियों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। समान कर्तव्य हेतु किसी पर मुकदमा दायर करने अथवा किसी के द्वारा अभियोजित किए जाने का अधिकार पूर्ण आयु के सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए तथा वह किसी भी धर्म, मूलवंश, संपत्ति, सामाजिक स्तर अथवा राजनीतिक भेदभाव के होना चाहिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 द्वारा हर व्यक्ति को समता का अधिकार दिया गया है
समता मतलब समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें विधि के समक्ष समता और समता भी शामिल है। संविधान की उद्देशिका में इनकी घोषणा की गई है, जिसके द्वारा सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी गई है। समता का आदर्श अनुच्छेद 14 में निहित है। अनुच्छेद 14 यह उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह अनुच्छेद में दो पदावलियों का प्रयोग हुआ है, एक है विधि के समक्ष समता और दूसरी है विधियों के समान संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र मानवीय अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 7 में उक्त दोनों पदावलियों प्रयुक्त हुई हैं। अनुच्छेद 7 ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं तथा बिना किसी भेदभाव के सभी विधि के समान संरक्षण के अधिकारी हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 14 में दो भाव प्रत्याशित हैं। चलिए थोड़ा आगे जानते हैं विधि के समक्ष समता कैसे है। पदावली विधि के समक्ष समता पदावली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, जिसे प्रोफेसर डाइसी विधि शासन कहते हैं। असल में ये एक नकारात्मक पदावली है, जिसका अर्थ समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेष अधिकारों और आरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा तथा हर व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। जैसा कि डॉक्टर जेनिंग्स ने बताया है कि विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यह है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के बीच समान विधि होनी चाहिए तथा समान रूप से लागू की जानी चाहिए व एक प्रकार के व्यक्तियों के साथ एक प्रकार का व्यवहार होगा। समान कृत्य हेतु किसी पर मुकदमा दायर करने और किसी पर अभियोजन चलाने या किसी के द्वारा अभियोजित किए जाने का अधिकार पूर्ण आयु के सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए तथा यह बिना किसी धर्म, मूल वंश, संपत्ति, सामाजिक स्तर या राजनीतिक भेदभाव के होना चाहिए। यह भी समता की अवधारणा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक नवीनतम वाद में यह बताया गया है कि बाद काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह नियम बताया जाना कि ऐसे व्यक्ति जो 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं वकील बनने के योग्य नहीं होंगे। बाद काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम बनाने की शक्ति के बाहर है। यह नियम भेदभावपूर्ण एवं तर्क रहित है। विधि के समान संरक्षण से अभिप्राय है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को समान कानून के अधीन रखा जाना तथा उनके साथ समान रूप से कानूनों को लागू करना, चाहे वे विशेषाधिकार हों अथवा दायित्व हों। इस पदावली का अर्थ है कि समान परिस्थिति एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। यदि विधान की विषय वस्तु एक समान है तो कानून भी एक समान होना चाहिए। इस पदावली से आशय निकलता है कि जन्म, मूल वंश आदि के आधारों पर व्यक्तियों के मध्य विशेष अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं होगा तथा हर व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनवर अली सरकार के बाद में यह कहा गया था कि विधियों के समान संरक्षण विधि के समक्ष समानता का ही उपसिद्धांत है, क्योंकि यह कल्पना करना मुश्किल है कि जब विधियों के समान संरक्षण से इनकार कर दिया जाता है तो विधि की समता को कायम रखा जाता है। इस तरह यथार्थ में अनुच्छेद 14 के लिए दोनों पद एक ही पहलू पर आधारित हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जब कभी कोई कार्यवाही करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि उनका कार्य विधि के शासन के अनुसार सही हो, नहीं तो वह कार्य अवैध होगा। अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है पर वर्ग का निषेध करता है। असल में अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है पर वर्ग विधान का निषेध करता है, क्योंकि विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यह नहीं है कि हर विधि सामान्य प्रकृति की हो और एक ही विधि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो सकती हो। समता का अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति पर विधि सार्वदेशिक प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग प्रकृति, योग्यता अथवा परिस्थितियों से एक ही स्थिति में नहीं हैं।
विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों को आवश्यकताएं तथा परिस्थितियों सामान्य भिन्न भिन्न व्यवहार की अपेक्षा करती हैं। इसलिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों तथा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न अपेक्षा करती है। इसलिए भिन्न भिन्न व्यक्तियों तथा भिन्न भिन्न स्थानों भिन्न भिन्न होनी चाहिए। प्रायः असमान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए एक ही प्रकार की विधि को लागू करना अक्षमता होगी। इसी वजह से सामाजिक व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने हेतु अनुच्छेद 14 राज्य वर्गीकरण कराने की शक्ति दी गई है। चलिए कुछ तथ्यों को जानते हैं। वर्गीकरण ऐसी बोधगम्यता पर आधारित हो जो उन व्यक्तियों या वस्तुओं में भेद स्थापित करें जिनको एक समूह में रखा है या उन्हें उस समूह के बाहर छोड़ दिया जाता है। यह जरूरी है कि वह अंतरक उस उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध रखता हो जिसे पूरा करने हेतु प्रश्नगत अधिनियम पारित किया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को माना जाना ऐसा नियम नहीं है जो कि प्रत्येक मामले में लागू किया जाए। इसलिए यदि किन्हीं मामलों में लागू नहीं किया गया है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा। जहां शराब के ठेके के द्वारा नीलाम किए जाने पर यह पाया जाए कि ठेकेदार ने ठेका कम पैसा देकर लिया था तथा इस आधार पर उसका ठेका रद्द कर दिया गया हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। निम्न व्यवस्थाएं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल अपने पद और कर्तव्यों और कार्यपालन में किए गए कार्यों के प्रति किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। जानते हैं, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल जब तक अपने पद पर हैं उनके खिलाफ कोई भी फौजदारी मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ उसकी पदावधि में उसे बंदी अथवा कारावासी करने के लिए कोई भी न्यायालय आदेश नहीं करेगा। राष्ट्रपति या किसी भी राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध कोई भी प्रतिकर की मांग किसी दीवानी वाद के द्वारा ऐसे किसी कार्य के लिए जिसे उसने अपने कर्तव्य तथा अधिकार की पूर्ति के लिए किया है नहीं की जा सकती है। तभी ऐसा होता है जबकि उस कार्रवाई के पहले 2 माह का नोटिस दे दिया जाए कि इस तरह की कार्रवाई होने जा रही है। उस नोटिस में उस प्रतिकर को बता देना चाहिए जिसकी मांग की जा रही हो। विदेशी राजदूत व शासक भी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से विमुक्त प्राप्त है।